सुखपुर गांव में सब कुछ कुशल मंगल बीत रहा था। गांव की समृद्धि और खुशहाली देखकर बहुत सारे लोग वहां व्यापार करना चाहते थे, लेकिन गांव होने के कारण गांव वाले अपने रोज के संसाधन खुद ही जुटाया करते थे। जैसे कि अनाज वो अपने खेतों में उगाया करते थे और कपड़े सूती के बनवाया करते थे। सुखपुर गांव पर एक दिन केशव नाम के व्यापारी की नजर पड़ी। केशव शहर में अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन वहां उसकी कमाई उतनी नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी दुकान के बाहर से कुछ लोग सुखपुर गांव के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे, जिसे सुनकर केशव बोला, सुखपुर गांव, मैंने बहुत सुना है इस गांव के बारे में। आखिर क्या बात है इस गांव में, मैं भी तो देखूं। वैसे शहर में संसाधनों की कमी तो नहीं है, पर यहां मेरा कुछ हो भी तो नहीं रहा। एक बार उस गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। अगली सुबह केशव गांव के लिए रवाना हुआ। वो वहां देखता है कि चारों ओर खुशहाली है, चारों तरफ खेत खलिहान है और लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। यहां तो मेरा राशन का बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही दूध का, क्योंकि सभी के घरों में गाय और भैंस हैं। ऊपर से ये लोग खेती भी करते हैं। लेकिन केशव दिमाग से बहुत शातिर और लालची था। वो रात होते ही एक प्लान बनाता है। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, केशव फसल खराब करने वाला स्प्रे लोगों के खेतों में छिड़क देता है, यहाँ तक कि मेढक और कीड़े भी, और वापस शहर के लिए रातों रात रवाना हो जाता है। वो जानता था कि अभी सही समय है गांव में अपना धंधा शुरू करने का। वो जल्द ही गांव में एक दुकान लेकर वहां राशन की दुकान खोल देता है। उन दिनों सभी गांव वालों की फसलें एक साथ खराब हुई थीं, इसलिए लोगों को अनाज की जरूरत थी। अरे मनु के पापा, ये देखो गांव में नई राशन की दुकान खुली है। आओ आओ। अरे भाई, जरूरत का सारा सामान मिलेगा, शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आओ आओ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि अब गांव वालों का क्या होगा, न जाने किसकी नजर लग गई। अब हाँ भैया, 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी तोल दो। केशव ने गांव में राशन की दुकान जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तो वो ईमानदारी से काम तो नहीं करने वाला था। वो अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगाकर रखता था, जो लोगों की नजर में भी ना आए और ज्यादा पैसों में कम सामान भी चला जाए। ये तो बहुत कम लग रहा है। 5 किलो आटे का वजन इतना तो नहीं होता। अरे, पहली बार राशन खरीद रही हो क्या? मैं यहाँ शहर से इतनी दूर अपना कारोबार करने आया हूँ, तो क्या मैं बेईमानी करूँगा? ये भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे मनु की माँ, अभी हमें आवश्यकता है और भाई साहब सही कह रहे हैं। हमारी तो घर की खेती थी, तो आज तक हमने बाहर से कुछ खरीदा नहीं। बेवजह किसी की रोटी रोजी पर शक मत करो। इन्हें पैसे दे दो और चलो घर चलते हैं। और ऐसे ही केशव खूब कमाई करने लगा। कुछ दिनों बाद अब उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए कुछ छोटे बच्चों को भी रख लिया था। सुन, तू काम पे जल्दी आया कर। अरे कल से अगर तू 5 मिनट भी लेट आया ना, तो तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। अब जल्दी आकर काम पे लग, ग्राहक आते ही होंगे, समझा? देखते ही देखते केशव ने अपना कारोबार गांव में जमा लिया। अब दिन ब दिन वो और लालची होता जा रहा था। जैसे ही लोगों के खेत फिर से हरे भरे होने वाले थे, वो फिर से खेतों में जाकर दवाई और कीड़े छिड़क दिया करता था, जिससे फसल तबाह हो जाती थी और लोगों को अपनी खेती छोड़कर केशव से ही सामान खरीदना पड़ता था। केशव अपनी दुकान पर एक्सपायरी शैम्पू और मसाले रखता था। एक दिन गांव की पंचायत में लोगों की फसलों के बारे में सवाल उठे। मुखिया जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम अपने खेतों में खेती करके अनाज को शहरों तक पहुंचाकर पैसे कमाया करते थे, लेकिन कुछ समय से जो हो रहा है, खेतों की फसलें अपने आप न जाने कैसे खराब हो रही हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा लगती है। लगता है टिड्डियों का समूह लौट आया है। अरे मुखिया जी, अगर ऐसा होता तो फिर हमें भी तो नजर आती वो टिड्डियां। जो है टिड्डियां कोई जादूगरनी तो है नहीं जो रातों रात आएं और जो है तुरंत गायब भी हो जाएं। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला ना मुखिया जी, तो बता रहे हैं, हम सब रोड पर आ जाएंगे। मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो तो अब केशव के दुकान की वजह से अनाज की उतनी तंगी नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारी मुसीबत हो सकती है। इससे पहले कि केशव की दुकान के बारे में कोई और बात हो पाए, केशव बड़ी ही चालाकी से बात के बीच में बोला, अरे भाई साहब, मैं आप लोगों की सेवा करने ही तो आया हूँ।
अरे जब तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन केशव, हमारे गांव में तुमने जब दुकान खोली ठीक उसी समय से फसलें भी बर्बाद हो रही थी। मुखिया जी, ये तो बस इत्तेफाक था ही, भगवान का कोई उपकार ही समझिए। रही बात फसलों की, थोड़े समय तक खेती करना बंद कर दीजिए, अभी समय खराब है, कुछ समय बाद फिर से खेती करना शुरू कर देना। केशव ने अपनी मीठी मीठी बातों में सभी गांव वालों को राजी कर लिया। अब कुछ समय तक गांव वालों ने खेती का ख्याल भी त्याग दिया, लेकिन अब दिन पर दिन केशव का लालच बढ़ता गया। अरे सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, जल्दी जल्दी ये पीले कंकड़ दाल में और ये सफ़ेद वाले चावल में मिला देता हूँ। अरे चीनी में प्लास्टिक भी तो मिलाना बाकी है, कहाँ गया? हाँ ये ले, और ये लाल पत्थर, इसे बारीक नहीं पीसा इस कमबख्त ने। चलो कोई बात नहीं, किसी को क्या ही पता चलेगा। ये लाल रंग मिर्च में मिला देता हूँ, हो गया काम। केशव को ये काम करते करते सुबह हो गई। तभी उसकी दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। अरे तेरी टाइमिंग हमेशा ही खराब है, चल जल्दी से अंदर आ। बिट्टू भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बिट्टू बहुत हड़बड़ाते हुए केशव से बोला, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए 20,000 रुपए का होना बहुत ज़रूरी है, और आपने 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी, तो क्या मुझे 3 महीने की तनख्वाह के साथ थोड़े पैसे एडवांस मिल सकते हैं? हैं? क्या कहा? एडवांस? एडवांस तनख्वाह चाहिए तुझे? अरे तेरी 3 महीने की तनख्वाह में से बहुत पैसे कटने वाले हैं रे। कोई भी काम तो तू ठीक से नहीं किया। हमेशा कस्टमर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन आपके दुकान में काम बहुत ज़्यादा है और करने वाला मैं अकेला। आप तनख्वाह भी समय पर नहीं देते। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, और मेरी माँ भी बीमार है। ऐसा मत करो मेरे साथ। लगता है तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, अभी ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा कहते ही केशव उस बच्चे को बहुत मारता है और उसे धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर फेंक देता है। अब निकल जा यहाँ से और लौटकर कभी मत आना। काम का नकाज के, दुश्मन अनाज के। केशव ने उस बच्चे को काम से निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए। वो बच्चा बेचारा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रो रहा था। तब यहाँ पास से गुजरती हुई एक मास्टर ने उसके पास आई। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? घर कहाँ है तुम्हारा? अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। केशव मालिक ने मुझे मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया और मुझे बहुत मारा। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तुम इतनी कम उम्र में काम कर रहे थे, ये तो बाल मजदूरी हुई और ऊपर से तुम्हारा शोषण भी हुआ है। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो बेटा। तुम इंस्पेक्टर को सब बताना, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे। ऐसा कहकर वो टीचर बिट्टू को पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ इंस्पेक्टर से कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा, इसकी उम्र अभी 14 साल भी नहीं है और केशव ने इसे अपनी दुकान पर काम में रखा हुआ था। केशव ने इसे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और ऊपर से इसे बहुत मारा भी। आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। अरे आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर पुलिस स्टेशन चली आओगी और यहाँ पुलिस हाथ में चूना लेकर आपकी कंप्लेंट का इंतजार करेगी? इस स्टेशन में और भी बहुत भारी मुद्दे हैं संभालने को। अगर ऐसे ही छोटे मोटे मुद्दों के पीछे भागते रहे तब तो हो गया हमारा काम, आई बड़ी कंप्लेन लिखवाने। कैसे इंस्पेक्टर हो आप? कानून का काम होता है जनता की रक्षा करना, लेकिन आप तो इंस्पेक्टर के नाम पर कलंक हो। अरे अब जाओ बहन, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर। चाय ठंडी हो रही है मेरी। तभी उसी समय पुलिस चौकी में एक औरत अपने पति के साथ चिल्लाते हुए एंट्री मारती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आज अस्पताल में एडमिट है सिर्फ उस केशव की वजह से। हम उसकी दुकान पर भी विरोध करने गए थे साहब, लेकिन उसने अपने बॉडीगार्ड को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, बाप रे बाप। अब हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। अरे आज क्या हो गया? अगर तुम्हारा बेटा बीमार तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ ना। मैं क्या तुम्हें कोई डॉक्टर दिख रहा हूँ? अगर वो बीमार है तो उसके बीमार होने की बहुत से कारण हो सकते हैं। तुम्हें कैसे पता कि केशव की वजह से तुम्हारा बेटा बीमार हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, उसके अनाज में कंकर होता है और मसाले में सिर्फ लाल रंग, जो सेहत के लिए बहुत ही भयानक होते हैं। हमारे बेटे की तरह और लोग भी बीमार ना हो, इसलिए हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। तभी इतने में ही कुछ और गांव वाले पीछे से केशव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर को अब केशव की दुकान पर जाना ही पड़ा।
अरे साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब। मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं केशव। क्या है तुम्हारी दुकान में? अरे साहब, इतनी जल्दबाजी क्या है, जरा कोपचे में तो आइए। हाँ हाँ, आइए आइए। इतनी जलेबी ठीक है या कुछ और खातिर करूं आपकी साहब जी? आज तो मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अगली बार कंप्लेंट मिली तो मेरी पूरी टीम आएगी। अरे नहीं साहब, आगे से आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद केशव ने पार्टी किया। अरे वैसे भी इस गांव से मुझे जितना मिलना था मिल गया है, अब अपना ठिकाना बदलना होगा। आज तो बच गए, लेकिन इन गांव वालों का कोई भरोसा नहीं। ये लोग कभी भी मेरा पब्लिक चंदन कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके पास मुझसे सामान लेने के अलावा और कोई रास्ता थोड़ी ही है। इंस्पेक्टर जब पुलिस चौकी पहुंचा तो उसने लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने मिलकर भीड़ को भगा दिया। अपने बढ़ते लालच की वजह से अब केशव दुकानदार अपने अनाज में 4 गुना अधिक मिलावट करने लगा था। ऐसा लगता था मानो आधे से ज्यादा कंकर हों और 1/4 अनाज। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुलिस इंस्पेक्टर को एक फोन आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार बोलूं कि ड्यूटी के समय कॉल मत किया करो। पर पक्का? क्या हुआ पक्का को? सब ठीक तो है ना भाग्यवान? अरे कुछ बोलो तो सही। आप जल्दी घर आ जाइए। इंस्पेक्टर फौरन अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर मातम छाया हुआ है। उसका बेटा सफेद चादर में लिपटा जमीन पर लेटा है। वो अपने बेटे के सामने बैठकर चीखने लगा। ये सब कैसे हुआ? अचानक से ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे की ये हालत किसने की? केशव की दुकान से लाए हुए राशन से मैंने खाना बनाया था। पक्का को मैंने वही खिलाया। सुबह अचानक इसके पेट में तेज दर्द हुआ तो इसे लेकर अस्पताल गई और कुछ समय बाद डॉक्टर ने ये सैड न्यूज़ सुना दी। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। मेरा लड़का। आजकल लालच इतना बढ़ चुका है कि लोग दूसरों की जान लेकर अपने आप को संतुष्ट करने को राजी हैं। ये देख इंस्पेक्टर का दिल फड़फड़ा उठा। इंस्पेक्टर ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी लालच और जलेबी नहीं लेगा। अपने बेटे को गुड बाय करने के बाद अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तब उसने फौरन अपनी टीम को लेकर केशव की दुकान पर हमला बोल दिया और ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन गुड बाय। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आज फिर से आ गए। पिछली बार जलेबी गरम नहीं थी क्या? वैसे कोई बात नहीं, आज तो पूरी फोर्स लेके आए हैं साहब। हम तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं, हमारे पास वारंट है। अरे पिछली बार तो आपको तलाशी करवाई थी इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा तो था कि अंदर कुछ नहीं है। आप आइए ना, कोपचे में बात करते हैं। मुझे जलेबी देने की कोशिश भी मत करना तुम, वरना ऐसा कानून लगाऊंगा कि पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। बहुत शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ, अब तुम और बुरा नहीं कर सकते। अरे साहब, अरे मेरी बात सुनिए। अरे आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं कह रहा हूँ ना साहब, चावल में तो सिर्फ कंकर है, लाल मिर्च में सिर्फ पिसी हुई ईंट की खुशबू आ रही है। साहब, तराजू के नीचे चुंबक लगा हुआ है। अब तो तू गया केशव, तेरे भोलेपन में तो मिलावट निकली। चलो गाड़ी में बैठो। अरे साहब, ये सब मैंने नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। मेरे पास जो बिट्टू काम करता था उसने किया होगा ये सब। वैसे भी वो पैसे भी चुराया करता था। ले बेटा, फंस गया ना अब तू। तुमने अपने मुंह से कबूला है, अब तो तुम पर बाल मजदूरी और शोषण के भी चार्ज लगेंगे। अरे भाई हवलदार, गाड़ी में बिठाओ इसे और इसके हाथों के साथ साथ इसके मुंह पर भी ताला लगाओ। बहुत बकर बकर करता है ये। पुलिस ने केशव को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। हाँ, अब बोल केशव, क्या सुलूक किया जाए तेरे साथ? अरे मालिक देखिए, आजकल 2-4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और आपको तो मैंने जलेबी भी दी थी। चुप। जलेबी जलेबी जलेबी, तेरी जलेबी से मुझे नफरत होने लगी है, समझा तू? तेरी वजह से मेरा उछलता कूदता बच्चा चला गया। कहाँ चला गया साहब? चुप, मजाक सूझ रहा तुझे? हाँ रुक बेटा, ऐसा कानून लगाऊंगा ना तेरे पे कि तू कभी जिंदगी में मिलावट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, समझा? अरे साहब, ऐसा मत करिए, हम दोनों तो भाई भाई हैं। अब अगर एक भाई दूसरी भाई की मदद नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, हैं? बताइए। क्या कहा? भाई भाई? तेरे जैसा मुजरिम मेरा भाई? अपनी गंदी जबान से अगर तूने दोबारा मुझे भाई कहा ना तो सही नहीं होगा तेरे साथ, समझा? चलो भाई हवलदार, डालो इसको लॉकअप के अंदर। केशव को अपनी गलती की सजा मिलती है। केशव की दुकान पर ताला लगा दिया गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिली। अपनी थोड़ी सी लालच की वजह से उसने खुद को तो मिट्टी में मिलाया ही और कई मासूम लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया।
कई बार इंसान अपने लालच के आगे इतना अंधा बन जाता है कि वो इंसानियत भूलकर बेईमानी की मूरत बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।